गुड मॉर्निंग विद्यार्थी मित्रों। कक्षा 9 विज्ञान में पिछले वीडियो में हमने 15 नंबर के सवाल तक अभ्यास किया था। आज हम आगे बढ़ते हैं। टिप्पणी 16 नंबर का सवाल है ध्वनि की गुणता। तो वह टिप्पणी जो है उसको हम देखते हैं कितना लिखना है। ध्वनि की यह गुणता वह अभिलक्षण है जो हमें समान तारत्व तथा प्रबलता की दो ध्वनियाँ या तो दो ध्वनियों में अंतर करने में सहायता करता है। ध्वनि की गुणता जो है वह तारत्व और प्रबलता के बीच की दूरी को जानकारी के लिए या तो अंतर ज्ञात करने के लिए सहायता करता है। एकल आवृत्ति की ध्वनि को हम टोन कहते हैं और अनेक आवृत्तियों के मिश्रण से उत्पन्न ध्वनि को स्वर कहते हैं और यह सुनने में सुखद होती हैं, जबकि शोर कर्णप्रिय नहीं होता, जबकि संगीत सुनने में सुखद होता है। यह बात हो गई ध्वनि की गुणता की। आगे चलते हैं, टिप्पणी देखेंगे तरंग का वेग। तरंग का वेग देखते हैं किसे कहते हैं। तरंग के किसी बिंदु जैसे एक संपीड़न या एक विरलन द्वारा एकांक समय में तय की गई दूरी को हम तरंग वेग कहते हैं। एकांक समय में तय की गई दूरी को तरंग का वेग कहते हैं। हमें पता है कि वेग का यह सूत्र है दूरी बटे समय। उसमें दूरी लेंगे लैम्बडा और समय लेंगे आवर्तकाल टी। तो उसे हम थोड़ा सा इस प्रकार अलग कर देते हैं। यहाँ जो लैम्बडा जो है वह ध्वनि की तरंग दैर्ध्य है और यह तरंग द्वारा एक आवर्तकाल यानी टी में चली हुई दूरी है। इसलिए हम कह सकते हैं कि v बराबर लैम्बडा v, यानी कि वेग का यह सूत्र बन गया वेग v का तरंग दैर्ध्य गुणा आवृत्ति। तो किसी माध्यम के लिए समान भौतिक परिस्थितियों में ध्वनि का वेग सभी आवृत्तियों के लिए लगभग स्थिर रहता है। ध्वनि का वेग सभी आवृत्तियों के लिए लगभग स्थिर रहता है। उसके बाद हमारा 18 नंबर का सवाल है ध्वनि की तीव्रता किसे कहते हैं। एक ही लाइन का छोटा सा आंसर है, ध्वनि की तीव्रता किसे कहते हैं। तो किसी एकांक क्षेत्रफल से 1 सेकंड में गुजरने वाली ध्वनि ऊर्जा को ध्वनि की तीव्रता कहते हैं। एकांक क्षेत्रफल से 1 सेकंड में गुजरने वाली ध्वनि ऊर्जा को ध्वनि की तीव्रता कहते हैं। ये हो गया 18 नंबर का सवाल। 19 नंबर की ओर चलते हैं। ध्वनि की चाल माध्यम के बदलने से किस प्रकार बदलती हैं। ध्वनि की चाल माध्यम के बदलने से किस प्रकार बदलती हैं देखते हैं। तो किसी माध्यम में ध्वनि की चाल माध्यम के ताप पर निर्भर करती हैं। याद रखिए, ध्वनि की चाल हमेशा माध्यम के ताप पर निर्भर होती हैं। जब हम ठोस से गैसीय अवस्था की ओर जाते हैं तो ध्वनि की चाल कम हो जाती है। किसी माध्यम में ताप बढ़ाने पर ध्वनि की चाल भी बढ़ती हैं। जैसे कि वायु, उदाहरण के लिए देखें हम तो वायु में ध्वनि की चाल 0 डिग्री पर होती है 331 मीटर प्रति सेकंड, जबकि 22 डिग्री पर होती है 344 मीटर प्रति सेकंड। मतलब कि जैसे जैसे हम ताप बढ़ाते हैं तो चाल भी बढ़ती है। सवाल नंबर हमारा हो गया ये 19। 20 नंबर की ओर चलते हैं। ध्वनि तरंगों, यहाँ पे शब्द आएगा, यहाँ पे ध्वज लिखा हुआ है, ध्वनि आएगा। ध्वनि तरंगों के परावर्तन के नियम यहाँ पर दिए गए हैं। ध्वनि तरंगों के परावर्तन के नियम देखते हैं। तो ध्वनि तरंगों के परावर्तन के कुछ नियम हैं, यहाँ पर देखते हैं कि परावर्तक सतह पर
खींचे गए अभिलंब तथा ध्वनि के आपतन होने की दिशा तथा परावर्तन होने की दिशा के बीच में बने कोण आपस में बराबर होते हैं। यह पहला नियम है। दूसरा देखते हैं, ये तीनों दिशाएं एक ही तल में होती है। यह दूसरा नियम हो गया और ये पहला नियम। दो नियम हैं। उसके बाद है, ध्वनि तरंगों के परावर्तन के लिए बड़े आकार के अवरोधक की आवश्यकता होती है, जो चाहे पालिश किए हुए हों या खुरदुरे हों। तो ध्वनि परावर्तन के दो नियम हमारे पास हैं। उसके बाद 21वां सवाल है, समझाइए प्रतिध्वनि। प्रतिध्वनि देखते हैं। किसी उचित परावर्तक वस्तु जैसे किसी इमारत अथवा पहाड़ के निकट यदि आप ज़ोर से चिल्लाएं या ताली बजाएंगे तो आपको कुछ समय पश्चात वही ध्वनि फिर से सुनाई देती है। आपको सुनाई देने वाली इस ध्वनि को प्रतिध्वनि कहते हैं। हमारे मस्तिष्क में ध्वनि की संवेदना लगभग 0.1 सेकंड तक बनी रहती है और स्पष्ट ध्वनि सुनने के लिए मूल ध्वनि तथा परावर्तित ध्वनि के बीच कम से कम 0.1 सेकंड का समय अंतराल अवश्य होना चाहिए। यदि हम किसी दिए हुए ताप जैसे कि 22 डिग्री सेल्सियस पर ध्वनि की चाल इतनी देखेंगे, इतना मान लेंगे, तो ध्वनि को अवरोधक तक जाने तथा परावर्तन के पश्चात वापस श्रोता तक 0.1 सेकंड के पश्चात पहुंचना चाहिए। अतः श्रोता से परावर्तक सतह तक जाने तथा वापस आने में ध्वनि द्वारा तय की गई कुल दूरी कम से कम 34.4 मीटर होनी चाहिए। स्पष्ट प्रतिध्वनि सुनने के लिए अवरोधक की ध्वनि स्रोत से न्यूनतम दूरी ध्वनि द्वारा तय की गई कुल दूरी की आधी अर्थात 17.2 मीटर अवश्य होनी चाहिए। यह दूरी वायु के ताप के साथ बदल जाती है, क्योंकि ताप के साथ ध्वनि के वेग में भी परिवर्तन हो जाता है। ध्वनि के बारंबार परावर्तन के कारण हमें एक से अधिक प्रतिध्वनियाँ भी सुनाई दे सकती हैं। बादलों के गड़गड़ाहट की ध्वनि कई परावर्तक पृष्ठों जैसे बादलों तथा भूमि से बारंबार परावर्तन के फलस्वरूप उत्पन्न होती हैं। ये बात हो गई हमारे पास प्रतिध्वनि की। नया सवाल देखते हैं हम लोग। 21 नंबर का सवाल है अनुरणन। अनुरणन को देखते हैं। यहाँ पर हमारे पास अनुरणन की टिप्पणी है कि किसी बड़े हॉल में उत्पन्न होने वाली ध्वनि दीवारों से बारंबार परावर्तन के कारण काफ़ी समय तक बनी रहती हैं, जब तक कि यह इतनी कम न हो जाए कि वह सुनाई ही न दे पड़े। वह बारंबार परावर्तन जिसके कारण ध्वनि निर्बंध होता है उसे अनुरणन कहते हैं। किसी सभा भवन या बड़े हॉल में अत्यधिक अनुरणन अत्यंत अवांछनीय है। अनुरणन को कम करने के लिए सभा भवन की छत और दीवारों पर क्या लगाया जाता है? ध्वनि अवशोषक पदार्थ जैसे कि फाइबर बोर्ड, खुरदुरे प्लास्टर अथवा पर्दे लगे होते हैं। सीटों के पदार्थों का चुनाव इनके ध्वनि अवशोषक गुणों के आधार पर भी किया जाता है। तो ये बात हो गई अनुरणन की। 22वां सवाल देखते हैं ध्वनि के बहुल परावर्तन के उपयोग। तो यहाँ पर हमारे पास है ध्वनि के बहुल परावर्तन के 3 उपयोग देखने वाले हैं। सबसे पहला उपयोग है मेगाफोन या लाउड स्पीकर और शहनाई जैसे वाद्य। ये सभी इस प्रकार बनाए जाते हैं कि ध्वनि सभी दिशाओं में फैले बिना केवल एक विशेष दिशा में ही जाती हैं। ये पहला उपयोग हो गया। दूसरा कि इन यंत्रों में एक नली का
आगे का खुला भाग शंक्वाकार होता है। यह स्रोत से उत्पन्न होने वाली ध्वनि तरंगों को बार बार परावर्तित करके श्रोताओं की ओर आगे की दिशा में भेज देता है। दूसरा देखते हैं उपयोग, स्टेथोस्कोप। यह एक चिकित्सा यंत्र है जो शरीर के अंदर मुख्यतः हृदय और फेफड़ों में उत्पन्न होने वाली ध्वनि को सुनने में काम आता है। स्टेथोस्कोप में रोगी के हृदय की धड़कन की ध्वनि बार बार परावर्तन के कारण डॉक्टर के कानों तक पहुंचती है। ये दूसरा उपयोग हो गया। तीसरा उपयोग देखते हैं, कंसर्ट हॉल या सम्मेलन कक्ष या सिनेमा हॉल की छतों को वक्राकार बनाई जाती है, जिससे कि परावर्तन के पश्चात ध्वनि हॉल के सभी भागों में पहुंच जाए। कभी कभी वक्राकार ध्वनि पट्टों को मंच के पीछे रख दिया जाता है, जिससे कि ध्वनि पट से परावर्तन के पश्चात समान रूप से पूरे हॉल में फैल जाए। तो ये 3 उपयोग थे ध्वनि बहुल परावर्तन के 3 उपयोग। उसके बाद हम 3 आखिरी सवाल देखेंगे, श्रव्य ध्वनि, अश्रव्य ध्वनि और पराश्रव्य ध्वनि। तीनों सवाल को साथ में देखेंगे, 23, 24 और 25। उसमें मिलेगा हमें, मनुष्यों में ध्वनि की श्रव्यता का परिसर 20 हर्ट्ज से लेकर 20,000 हर्ट्ज तक होता है। 5 वर्ष से कम आयु के बच्चे तथा कुछ जंतु जैसे कि कुत्ते 25 हर्ट्ज तक की ध्वनि सुन सकते हैं। ज्यों ज्यों व्यक्ति की आयु बढ़ती जाती है, उनके कान उच्च आवृत्तियों के लिए कम सुग्राही होते जाते हैं और 20 हर्ट्ज से कम आवृत्ति की ध्वनियों को हम कहते हैं अश्रव्य ध्वनि, जिसे हम नहीं सुन सकते। यदि हम अश्रव्य ध्वनि को सुन पाते, यहाँ पर देखा जाए तो ये जो दिख रहा है आप लोगों को, यह श्रव्य ध्वनि का श्रव्यता का परिसर यानी 20 हर्ट्ज से लेकर 20,000 हर्ट्ज तक की ध्वनि को हम सुन सकते हैं, उसे श्रव्य ध्वनि कहते हैं। और नहीं सुन सकते 20 हर्ट्ज से कम आवृत्ति की जो ध्वनि है, उसे अश्रव्य ध्वनि कहते हैं। यदि हम अश्रव्य ध्वनि को सुन पाते तो हम किसी लोलक के कंपनों को उसी प्रकार सुन पाते जैसे कि हम किसी मक्खी पंखों के कंपनों को सुन पाते हैं। एक गैंडा है राइनोसोरस, वह 5 हर्ट्ज तक की आवृत्ति की अश्रव्य ध्वनि का उपयोग करके संपर्क स्थापित करता है। व्हेल तथा हाथी भी अश्रव्य ध्वनि परिसर की ध्वनियाँ उत्पन्न करते हैं और यह देखा गया है कि कुछ जंतु भूकंप के पहले परेशान हो जाते हैं और भूकंप मुख्य प्रघाती तरंगों से पहले निम्न आवृत्ति की अश्रव्य ध्वनि उत्पन्न करते हैं, जो संभवतः जंतुओं को सावधान कर देती हैं। अब यहाँ पर ये बात हो गई अश्रव्य की, जबकि 20 किलो हर्ट्ज से अधिक आवृत्ति की ध्वनियों को कहा जाता है पराश्रव्य ध्वनि या पराध्वनि। 2 नाम हैं इसके। डॉल्फिन, चमगादड़ और पोर्पोइस जैसे जंतु पराध्वनि उत्पन्न करते हैं। कुछ प्रजाति के शलभ के श्रवण यंत्र अत्यंत सुग्राही होते हैं। ये शलभ चमगादड़ों द्वारा उत्पन्न उच्च आवृत्ति की चींची की ध्वनि को सुन सकते हैं। उन्हें अपने आसपास उड़ते हुए चमगादड़ के बारे में जानकारी मिल जाती है और इस प्रकार स्वयं को पकड़े जाने से बचा सकते हैं। चूहे भी पराध्वनि उत्पन्न करके कुछ खेल खेलते हैं। ये बात हो गई पराध्वनि की। दोस्तों, यहाँ पर हमारा ये पाठ ख़त्म होता है। अगले वीडियो में हम नया पाठ शुरू करेंगे, तो मिलते हैं अगले वीडियो में।